हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल ऑफ एडुग्रॉन। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, चैप्टर काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और नॉलेजेबल है। आप डेली लाइफ से भी रिलेट कर सकते हो। लेक्चर को ध्यान से सुनना इम्पोर्टेंट है। मैं बताता हूँ उससे कितने क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं। अगर मैं बात करूं इस चैप्टर से पर्टिकुलर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं और साथ में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं आप जो 11th के पेपर दोगे। और अगर आप बीडीएस ज्वाइन करो, एमबीबीएस ज्वाइन करो, नर्सिंग ज्वाइन करो, फार्मेसी ज्वाइन करो, कुछ भी ज्वाइनिंग करो, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन आपको पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ब्रेन, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी इन सब का काम है और ये तो पढ़ना ही है बायो में। तो सबसे अच्छा है कि यहीं पढ़ लो। अभी आप हो ट्रायो सीरीज में, तो सबसे पहले वेलकम टू ट्रायो सीरीज। ट्रायो सीरीज क्या है? यहाँ पर हम आपको 3 लेक्चर में कंप्लीट चैप्टर करवा के देते हैं। स्टार्टिंग के जो 2 लेक्चर होते हैं उसमें हम आपको सारी थ्योरी करवाते हैं विद एनसीईआरटी डायग्राम, और जो 3rd लेक्चर आता है उसमें हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाते हैं। मतलब 3 वीडियो में चैप्टर का दी एंड। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड की। ओके, अब देखिए यहाँ पर नाम क्या है, एंडोक्राइन। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसमें डक्ट नहीं होती। ठीक है, यहाँ पे यही मेन काम है कि डक्ट किस में होती है, किस में नहीं होती है। तो देखिए 2 तरह से ग्लैंड होती है, एक होती है एंडोक्राइन और एक होती है एक्सोक्राइन। ओके, अब सबसे मेन बात क्या है कि एक्सोक्राइन में डक्ट प्रेजेंट होती है। मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्लैंड होती है जहां पर अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन करा, जैसे मान लो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड ने अपना सिक्रीशन करा, तो ये डक्ट के थ्रू होते हुए जाएगा हमारी ब्लड स्ट्रीम में। ये क्या है? डक्ट है। ओके, तो एक्सोक्राइन का सिक्रीशन जो है डक्ट के थ्रू होते जाएगा हमारे ब्लड स्ट्रीम में। यहाँ हमारा ब्लड है, तो इस ब्लड स्ट्रीम में कब आएगा? डक्ट के थ्रू होते हुए आएगा। ठीक है, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है डक्ट वाली ग्लैंड है। आई रिपीट, एक्सोक्राइन इज डक्ट ग्लैंड इन विच जो सेक्रीशन है वो डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होता, वो ग्लैंड्स के थ्रू ट्रांसफर होता है, डक्ट्स के थ्रू ट्रांसफर होता है और फिर ब्लड में आता है। वहीं अगर मैं बात करूं एंडोक्राइन ग्लैंड की, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डक्टलेस ग्लैंड है। यहाँ पर कोई भी डक्ट नहीं होती। ओके, इट इज डक्टलेस। यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह की डक्ट नहीं होती और जो सिक्रीशन है वो डायरेक्टली ब्लड में पोर कर देते हैं। पोर करना इन द सेंस डाल देना। ठीक है, तो सिक्रीशन जो है डायरेक्टली जो है हम ब्लड स्ट्रीम में डाल देते हैं, वो है एंडोक्राइन। और एक्सोक्राइन में डक्ट के थ्रू। ठीक है, ये कॉमन डिफरेंस है और ये पूछा जाता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक्सोक्राइन में डक्ट है, एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती। एंडोक्राइन में डक्ट नहीं होती मतलब डायरेक्टली सिक्रीशन जो है ब्लड में पोर कर देती है। ठीक है, नाउ हार्मोन की बात करें तो हार्मोन को आप आतंकवादी से याद रख सकते हो। ये क्या होता है, काफी ट्रेस अमाउंट में आते हैं। आतंकवादी 3-4 आते हैं और बहुत जो है नुकसान पहुंचा के जाते हैं देश को। वैसे ही हार्मोन जो है ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं, बहुत कम अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। और ये जो है एक इसका स्पेसिफिक फंक्शन करने के लिए सिक्रेट होते हैं। जैसे ग्रोथ हार्मोन है, वो ग्रोथ ही करवाएगा। ओके, तो ऐसा तो है नहीं कुछ और करवाने लग जाए, ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ ही करवाएगा। तो हर हार्मोन का एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हार्मोन जो है ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होते हैं। हार्मोन एक्चुअल में क्या होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। कैसे होते हैं? नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं और ये ट्रेस अमाउंट में बनते हैं और ये इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। किस मैसेंजर की तरह काम करते हैं? इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह काम करते हैं। नॉन न्यूट्रिएंट्स केमिकल होते हैं। Synthesis in trace amount act as a non-nutrient and specific in their action. अपने काम को लेके स्पेसिफिक नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट और इंट्रासेलुलर मैसेंजर, ये सब किसकी तारीफ है? ये हार्मोन की तारीफ है। तो अगर कोई पूछे कि बेटा व्हाट इज हार्मोन, तो आप क्या बोलोगे? सर हार्मोन इट इज अ सिक्रेटेड इन ट्रेस अमाउंट। सबसे पहले तो टी ए मतलब ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होता है। ओके, और हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। एनएनसी मतलब नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हार्मोन आर स्पेसिफिक इन देयर फंक्शन।
जैसे होते हैं स्पेसिफिक होते हैं अपने फंक्शन को लेकर। दे आर इंट्रा सेलुलर मैसेंजर। क्या होता है ये? इंट्रा सेलुलर मैसेंजर होते हैं। तो ये सारे पॉइंट अगर आप लिख दोगे ना तो एग्जामिनर फिदा हो जाएगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट जो है हार्मोन को काफी अच्छे तरह एक्सप्लेन और डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर होगी, ऐसी ग्लैंड जिसमें डक्ट ना हो, वो अपना सिक्रीशन डायरेक्ट ब्लड में करते हैं। दूसरा हार्मोन। हार्मोन क्या होते हैं? ट्रेस अमाउंट में सिक्रेट होते हैं। ठीक है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं। ठीक, इंट्रासेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं और स्पेसिफिक होता है उनका फंक्शन। नाउ हाइपोथैलेमस की बात करते हैं। तो हाइपोथैलेमस इससे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था, तो चैप्टर नंबर 21 में। हाइपोथैलेमस क्या है? इट इज बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन। ठीक है, डायनसेफेलोन का बेसल पार्ट जो होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। तो अगर कभी कोई पूछे कि व्हाट इज हाइपोथैलेमस, कहाँ पर होता है ये, सबसे पहले तो ये डिफाइन कीजिए। तो हाइपोथैलेमस जो है बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन पे आपको मिलता है। ओके, और हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन, साथ में मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, MOM, मास्टर ऑफ मास्टर। ठीक है, पहले माना जाता था कि पिट्यूटरी जो है ये मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, कि मतलब पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये वाली, ये स्पेलिंग गलत हो गई थोड़ी, जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पहले ऐसा माना जाता था जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है, मतलब जो भी कंट्रोल हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में वो पिट्यूटरी कर रही है, पहले ऐसा माना जाता था। बाद में हाइपोथैलेमस की डिस्कवरी हुई और हमें पता लगा कि पिट्यूटरी के ऊपर भी कोई बॉस है, वो है हाइपोथैलेमस। तो हमने पिट्यूटरी को मास्टर ग्लैंड नाम दिया था। ओके, कि हाँ ये मास्टर है। पर जब हाइपोथैलेमस की डिस्कवरी हुई हमें पता लगा कि पिट्यूटरी के ऊपर भी कौन काम करता है? हाइपोथैलेमस काम करता है। तो हमने इसको मास्टर ऑफ मास्टर बोल दिया कि मास्टर का भी मास्टर है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, तो इस तरह से इसका नाम रखा गया हमने, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ओके, चलो अब बात करें, एंडोक्राइन की बात हो गई हमारी, हो गई, हार्मोन्स की बात हो गई। हाइपोथैलेमस बेसल पार्ट ऑफ डायनसेफेलोन हैज न्यूरोसेक्रेटरी सेल कॉल्ड न्यूक्लियाई व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन। हाइपोथैलेमस के पास क्या होता है? न्यूरोसेक्रेटरी सेल होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई, जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब ये क्या करता है? ऐसे हार्मोन सिक्रेट करता है जो हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस जो है ऐसे हार्मोन सिक्रेट करता है जो कि रेगुलेट करे। किसको रेगुलेट करे? किसके काम को रेगुलेट करे? पिट्यूटरी ग्लैंड के काम को रेगुलेट करने का हार्मोन सिंथेसिस कौन करता है? हाइपोथैलेमस। मतलब इनडायरेक्टली अगर मैं बोलूं तो पिट्यूटरी को, पूरी पिट्यूटरी ग्लैंड को मेंटेन कौन करता है, कि पिट्यूटरी को कितना काम करना है, पिट्यूटरी ये करेगी, पिट्यूटरी वो करेगी, ये सब कौन बताता है? ये बताता है हाइपोथैलेमस। बॉस बताएगा, बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है? ऐसे सिक्रीशन करता है जो कि पिट्यूटरी के काम को चेंज करे। ठीक है, उसे बताए कि हाँ तुझे क्या करना है। रिलीजिंग हार्मोन करता है या इनहिबिटिंग हार्मोन करता है। ठीक है, या तो पिट्यूटरी को बोलेगा कि तू कर, या पिट्यूटरी को तू बोलेगा कि मत कर। ठीक है, एक तो रिलीजिंग मतलब कि हाँ तू कर, प्रमोट करो काम को। एक इनहिबिटिंग कि भाई पिट्यूटरी रुक जा, बहुत काम हो गया, रुक जा, इनहिबिटरी हार्मोन। तो जैसे यहाँ पर देखो, ये जो आपका हाइपोथैलेमस है ये दो तरह से हार्मोन सिक्रेट करता है। एक तो होता है हमारा रिलीजिंग हार्मोन, एक होता है इनहिबिटरी हार्मोन। रिलीजिंग तो क्या करता है? पिट्यूटरी को बोलता है कि और काम कर जा, करती जा, करता चल। और इनहिबिटरी क्या कहता है कि भाई ये बहुत काम हो गया, अब इस काम को बंद कर। ठीक है, तो हाइपोथैलेमस से हमारे दो तरह से हार्मोन जो है सिक्रेट होते हैं। क्लियर है? जैसे एक एग्जांपल अगर मैं दूं, पहले इसको क्लियर कर देता हूं। ओके, हाँ, रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जैसे गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, अब जैसे मान लो पिट्यूटरी ने सिग्नल मिला हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने निकाला GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, फिर क्या हुआ कि एक इनहिबिटिंग का एग्जांपल भी दे दूं, the inhibition of secretion of pituitary hormone somatostatin inhibits secretion of growth hormone। तो पिट्यूटरी क्या करता है? जैसे मान लो ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया अपनी बॉडी में, तो पिट्यूटरी क्या करेगा? सोमेटोस्टेटिन निकालेगा, और ये सोमेटोस्टेटिन जो है ग्रोथ हार्मोन को कम करेगा। तो ये आगे जाके अपन डिटेल में पढ़ने वाले हैं, अभी सिर्फ इतना याद रखो कि यहाँ दो तरह से काम है, एक तो रिलीजिंग है और एक इनहिबिटरी है।
हाइपोथैलेमस के बारे में हमने पढ़ा कि बेसल पार्ट ऑफ डायंसेफेलोन है, हीरो सेक्रेटरी सेल होती है इसमें, जो कि दो तरह के हार्मोन जो है सेक्रेट करती है, तो रिलीजिंग हार्मोन और एक करती है इनहिबिटरी हार्मोन। ये दोनों बात आपको क्लियर हुई? अगर क्लियर हुई तो आगे चलते हैं। इस स्लाइड में हमने अभी तक बहुत कुछ देखा। ओके, नाउ हम क्या देख रहे हैं, ये डायग्राम भी देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, वेट ए मिनट, आपका सिलेबस देख लेता हूँ, उसके बाद अपन कंटिन्यू करें। ओके, ये हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। नाउ नेक्स्ट, चलिए अब इस डायग्राम को देख लेते हैं अपन। यहाँ पर देखिए, ये डायग्राम जो है एनसीईआरटी में फिगर नंबर 20.1 के नाम से दे रखा है, लोकेशन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो ये डायग्राम आपको याद रखना है, क्योंकि नीट में क्वेश्चन आएगा, ये डायग्राम आपको बना देंगे, पूछेंगे कि कौन सा क्या है। जैसे ये जो आपको दिख रहा है, ये है आपका हाइपोथैलेमस और ये है आपका पिट्यूटरी। ये तो वैसे भी याद रह जाएगा, क्योंकि पिट्यूटरी बॉस नहीं है, बॉस है हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस ऊपर है। उसके बाद इधर आपको दिख रही है ये जो ग्लैंड है, ये वाली जो ग्लैंड है लाल कलर से मैंने करी है, ये है पीनियल। ठीक है, ये ऊपर थायराइड है और पीछे पैराथायराइड होता है। देखो ये थायराइड होता है, उसके पीछे जो है, ये जस्ट पीछे पैराथायराइड होता है। थायराइड पैराथायराइड, एक अपनी होती है थाइमस। यहाँ पर क्या होता है, इस जगह पर थाइमस होता है। थाइमस जो है इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हाइपोथैलेमस देखा, हाइपोथैलेमस के नीचे पिट्यूटरी देखी, पीनियल देखा, थायराइड के पास पैराथायराइड देखा, नीचे थाइमस देखा। अब पेनक्रियास आप सभी जानते हो, पेनक्रियास में 3 तरह की सेल होती है, ये भी यहीं पे सुन लो आप। पेनक्रियास में 3 तरह की सेल होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। जो अल्फा होती है, बीटा होती है और डेल्टा होती है। अल्फा सिक्रेट करती है ग्लूकागोन। ठीक है, जो बीटा सेल होती है ये इंसुलिन बनाती है, इंसुलिन। और जो डेल्टा होती है ये सोमेटोस्टेटिन बनाती है। ओके, तो पेनक्रियास में आइसलेस ऑफ लैंगरेंस होता है, उसमें 3 सेल होती है, अल्फा, बीटा, डेल्टा। जो अल्फा सेल होती है पेनक्रियास की, वो ग्लूकागोन बनाती है। जो बीटा सेल होती है वो इंसुलिन बनाती है। जो डेल्टा सेल होती है वो सोमेटोस्टेटिन बनाती है। ठीक है, तो ये हमने पेनक्रियास के बारे में देखा। अब नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है आपको, इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे और अच्छे से पढ़ेंगे अपन। ये पेनक्रियास हो गया, इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड दे रखा है। तो देखो जो किडनी होती है ना हमारी, ये मान लो किडनी है, तो किडनी के जस्ट ऊपर जो ग्लैंड होती है ना, वो होती है एड्रिनल ग्लैंड। ये देखो, ये जो किडनी के ऊपर ग्लैंड दिखा रखी है आपको, दिस वन इज इट एड्रिनल ग्लैंड, इट इज एड्रिनल ग्लैंड। नाउ नीचे ये तो आप अच्छे से जानोगे, ओवेरी इन फीमेल और टेस्टिस इन मेल, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लास 12 में रिप्रोडक्शन पढ़ोगे अच्छे से, तो वहां पे और अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो आगे चलते हैं, आगे दे रखा है आपको पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, अब एक एक ग्लैंड को डिटेल में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको स्लाइड दिखा देता हूँ। पिट्यूटरी है, फिर पार्स अर्बोसा, पीनियल है, कुछ डायग्राम्स है। ठीक है, इस तरह से अपन पढ़ेंगे, सारा अपन को पढ़ना है, एक एक चीज अपन पढ़ेंगे यहाँ पर, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हार्मोन। तो आज के लेक्चर में मैं अपन को आपको कवर करूंगा पिट्यूटरी, पार्स अर्बोसा कर लेते हैं, पीनियल कर लेते हैं, पैराथायरॉइड कर लेते हैं, एड्रिनल कर लेते हैं, एड्रिनल तक कर लेते हैं। उसके बाद ये जो है नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, एड्रिनल तक कवर करते हैं। तो अभी तक ये स्लाइड 1 आपकी क्लियर है, एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन्स, हाइपोथैलेमस, हार्मोन, इनहिबिटरी हार्मोन, वो सारा डिटेल अपन ने देखा अभी तक स्लाइड 1 में। नाउ नेक्स्ट पिट्यूटरी ग्लैंड की बात करें तो व्हाट इज पिट्यूटरी ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है? एक ग्लैंड है, और अब इसका काम क्या है, होती कहाँ पर है, किस किस तरह से वर्क करती है, वो सब अपन को लिखना है। ठीक है, तो देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ते हैं। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में, उस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्या बोलोगे? सेला टर्सिका। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है बोनी कैविटी में होती है, उस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है बेटा? सेला टर्सिका। ओके, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी दैट इज नोन एज सेला टर्सिका। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये अटैच होती है हाइपोथैलेमस से बाय ए स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये हाइपोथैलेमस है और इससे अटैच है हमारी पिट्यूटरी। पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर है, वो बात की बात है। पर जो पिट्यूटरी है वो हमारी
हाइपोथैलेमस से अटैच है बाय ए स्टॉक। ओके, तो पिट्यूटरी जो है एक बोनी कैविटी में होती है, उस बोनी कैविटी का नाम है सेला टर्सिका। क्या नाम है बेटा उस बोनी कैविटी का? सेला टर्सिका। ओके, और अटैच होती है हाइपोथैलेमस से बाय अ स्टॉक। अब यहाँ पे आपको डिवाइड कर रखी है पिट्यूटरी को। देखो मैं आपको बताता हूँ, तीन तरह से करते हैं, यहाँ पे दो ही दिखा रखी है। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है तो तीन तरह से डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक तो एंटीरियर पिट्यूटरी, एक मिडल पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर, मिडल और एंटीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यह सिर्फ दो ही हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। एक तो है ऑक्सीटोसिन और दूसरा है एडीएच। ओके, इसको मैं आपको फेयर बना के दिखाता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छे से अपन कवर करेंगे इसको, आराम से देखते जाना। सबसे पहले बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है मैं तीन तरह से बताऊंगा। एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर वन, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ओके, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी। जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसका दो ही पे बस चलता है। वो दो हार्मोन कौन से हैं? एक तो है ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा है एडीएच। ओके, तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसका दो ही पे बस चलता है, एक तो है ऑक्सीटोसिन और एक है एडीएच। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को हम क्या कहते हैं? एडिनो हाइपोफाइसिस। ठीक, चलो अभी बात क्लियर हो गई आपकी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का दो ही पे बस चलता है, एक का नाम है ऑक्सीटोसिन, एक का नाम है एडीएच। नाउ ऑक्सीटोसिन का रोल देखते हैं। अगर मान लो पिट्यूटरी ने सिग्नल दिया पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करो, तो ऑक्सीटोसिन का काम क्या है? देखो, जहां भी ऑक्सीटोसिन आ जाए वहां पे एक वर्ड याद रखना, निकालना। ठीक है, देखो जब प्रेगनेंसी होगी, प्रेगनेंसी के बाद जब बेबी पैदा होगा, बच्चा पैदा होगा, उसके बाद मदर क्या कराएगी? उसे ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी। माँ का दूध पिलाना जरूरी होता है। तो जब ब्रेस्ट फीडिंग होगी तो वो लैक्टेशन के लिए, मतलब मिल्क को लाने के लिए बाहर, ठीक है, ब्रेस्ट से क्या जरूरी है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन जरूरी है। ये क्या करेगा? इंड्यूस करेगा मिल्क, ठीक है, मिल्क के प्रोडक्शन को इंड्यूस करेगा, इजेक्ट करने की कोशिश करवाएगा। बाहर निकालने का काम किसका होता है? मिल्क का, ऑक्सीटोसिन का। नाउ सेकंड वन, ऑक्सीटोसिन का फंक्शन है कि बेबी की डिलीवरी के दौरान क्या होता है कि बड़ी कॉम्प्लेक्स डिलीवरी होती है। आप सोचो कि वेजाइनल होल में से इतना बड़ा बेबी बाहर निकालना पड़ता है, तो उस दौरान क्या होता है कि बेबी तो अपने आप को पुश कर रहा है, ठीक है, हम भी पुश करवा रहे हैं, पर उस दौरान क्या होता है, बच्चे को बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन हम प्रीफर करते हैं। तो एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, मतलब बच्चे की डिलीवरी के टाइम हम ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देते हैं। ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देने से क्या होता है? यूटेरस में विगरस कॉन्ट्रेक्शन होता है। विगरस मतलब बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होता है, और जब यूटेरस में कॉन्ट्रेक्शन होगा इस तरह से, तो बेबी बाहर की तरफ पुश होगा, और जैसे ही बेबी बाहर की तरफ पुश होगा तो अपन बेबी को निकाल रहे हैं बाहर, डिलीवरी करवा रहे हैं, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन हम देते हैं एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन का मतलब डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी ऑफ द बेबी डॉक्टर इंजेक्ट ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ये काम हो गया। वैसे ही सेम मुर्गी में से अंडा बाहर निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन दे दो, ठीक है। तो ऑक्सीटोसिन का ये सब फंक्शन है, बाहर निकालना, मिल्क को बाहर निकालना, मुर्गी में से अंडा बाहर निकालना। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन ऑक्सीटोसिन दे दो, ठीक है। वेट अ सेकंड। ओके, नाउ सेकंड वन इज एडीएच। व्हाट इज द रोल ऑफ एडीएच? व्हाट इज द रोल ऑफ एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीएच? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। तो एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, एडीएच का फुल फॉर्म हो गया एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। होता क्या है, ध्यान से सुनो। जैसे मान लो ये अपना नेफ्रॉन है, ठीक है। यहाँ पर नेफ्रॉन में ये जो सेल थी ये पीसीटी के बाद यहाँ पर लूपोपेनले था। जिसका नहीं देखा नेफ्रॉन का लेक्चर देख लेना। ये लूपोपेनले था,
और ये लास्ट में डीसीटी थी, डीसी। तो यहाँ पर क्या होता था, कलेक्टिंग डक्ट होती थी, तो कलेक्ट होता था सारा यूरिन। ये किडनी की स्ट्रक्चर इससे बनी होती है, नेफ्रॉन से, ठीक है। तो अब इन नेफ्रॉन में कलेक्टिंग डक्ट होती है लास्ट में, जहाँ पे कलेक्ट होता है ये सारा यूरिन। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर हमारा पानी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है तो हम देते हैं एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एंटी डाई, एंटी मतलब अपोजिट, डाई यूरेसिस को अपोजिट करेगा, मतलब ये वाटर के लॉस को बचाएगा। तो एडीएच का मेनली काम क्या होता है, वाटर के लॉस को बचाना, और ये डीसीटी में से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन कर लेता है। तो ये फंक्शन है एडीएच का। एडीएच इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक है। इसको हम वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, ओके। तो वैसोप्रेसिन बोल लो या फिर आप बोल लो एडीएच। तो बात कर रहे थे हम पिट्यूटरी की, पर हमने अभी तक बात करी है पिट्यूटरी के फंक्शन। हम बात कर रहे थे मेनली पिट्यूटरी की। पिट्यूटरी में हमने देखा था पिट्यूटरी ग्लैंड तीन तरह से हमने क्लासिफाई की, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर में दो तरह से हमने देखा, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, दोनों के फंक्शन हम देख लिए। मिडिल पिट्यूटरी क्या करती है, एमएसएच सिक्रेट करती है। व्हाट इज एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। क्या होता है एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो एडिनोहाइपोफाइसिस है ये वाली, ठीक है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी है, तो ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ना, ये आपके ग्रोथ हार्मोन के लिए, ठीक है, और आपके कई तरह से, जैसे वो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन के लिए, तो ये सब के लिए ये रेस्पॉन्सिबल है एंटीरियर। बाकी पोस्टीरियर किस लिए है, ऑक्सीटोसिन और एडीएच के लिए। मिडिल किस लिए है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन के लिए। तो चलो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन सारा पढ़ते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी को बेसिक से। पिट्यूटरी के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसका क्लासिफिकेशन बता दिया। अब देखो पिट्यूटरी जो है हमारी लोकेटेड होती है बोनी कैविटी में। उस बोनी कैविटी को हम कहते हैं सेला टर्सिका। क्या बोलोगे, सेला टर्सिका। ये अटैच होती है हाइपोथैलेमस से, जिससे मैंने बोला था स्टार्क, ये भी मैंने आपको बता दिया था। तो ये दो पॉइंट तो हमारे पिट्यूटरी से लेकर क्लियर हो गए। नाउ थर्ड पॉइंट है डिवाइडेड एनाटोमिकली। अगर मैं इसे एनाटोमिकली डिवाइड करूं पिट्यूटरी को, तो ये दो पार्ट में डिवाइड कर रखी है। यहाँ पर मैंने आपको बताए हैं तीन, ठीक है। पहला एडिनो हाइपोफाइसिस, दूसरा न्यूरो हाइपोफाइसिस। हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी थ्रू पोर्टल सिस्टम। जो हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, वो पिट्यूटरी के पास आते हैं। हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन रिलीज होते हैं वो पिट्यूटरी के पास आते हैं, और पिट्यूटरी के पास आने के बाद उसको सिग्नल मिलता है कि उसे अब करना क्या है। क्या उसे इनहिबिट करना है, क्या उसे स्टिमुलेट करना है, जो भी उसका काम होगा वो करे, ठीक है। नाउ हार्मोन रिलीज फ्रॉम हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन रीच एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। किस सिस्टम के थ्रू, पोर्टल सिस्टम के थ्रू। डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन बाय हाइपोथैलेमस अकर्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक। तो ये सब थोड़ी बहुत डेफिनेशन है, लिखनी है आपको। अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम देखेंगे। इसमें मैंने आपको बोला था पार्स इंटरमीडिया, पार्स डिस्टेलिस। तो जो ग्रोथ हार्मोन है वो आपकी यहाँ से आप समझो, ये तो फिर भी टफ में लिखा है, आप ऐसे, जैसे ये पिट्यूटरी है, मैं एंटीरियर, मिडिल, पोस्टीरियर। जो एंटीरियर पिट्यूटरी है ये आपकी ग्रोथ हार्मोन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो पास डिस्टेलिस जो है ग्रोथ हार्मोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और अगर इसका सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया ग्रोथ हार्मोन का, अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा हो गया तो ये आपको लीड करेगा, ग्रोथ हार्मोन का अगर सिक्रीशन बहुत हो गया तो इससे आपको जाइजेंटिज्म हो जाएगा, ओके। और अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन कम हुआ तो इससे आपको ड्वार्फिज्म हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर दो कंडीशन है, अगर कि ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया बॉडी में तो जाइजेंटिज्म हो जाएगा। आपने देखे होंगे 8-8 फुट के लड़के, 7-7 फुट के लड़के बहुत बड़े। एक होता है ग्रोथ हार्मोन अगर कम हो गया तो बोना रह जाता है। हमारा भी एक दोस्त है बेचारा, बोना है वो, ठीक है। तो ग्रोथ हार्मोन उसकी कम है तो उसको हम बोलेंगे ड्वार्फिज्म कंडीशन, अगर वो हाइट में छोटा रह जाता है। और अगर हाइट में बहुत बड़ा हो जाता है, मेरे पास दोनों एग्जाम्पल, एक जाइजेंटिज्म का भी है एक ड्वार्फिज्म का भी है, पर उनका फोटो में दिखा नहीं सकता आपको, ठीक है। दोनों दोस्त है मेरे, एक जाइजेंटिज्म है काफी लंबा जम्बा है और एक ड्वार्फिज्म है।
ठीक है, ऐसा लगता है जो डार्किश वाला है उसकी हाइट जाइजेंटिज्म वाले को लग गई। ठीक है, तो इस तरह से ग्रोथ हार्मोन रेस्पॉन्सिबल होता है ग्रोथ के लिए, या तो बहुत ही ग्रोथ करा देता है, या वो ग्रोथ ही नहीं कर पाता, या वो नॉर्मल रखता है, जैसे हम लोग नॉर्मल है। ठीक है, 5-6 फुट 6 फुट जो है नॉर्मल होती है 6 फुट। चलो, अब बात करेंगे प्रोलेक्टिन की। तो प्रोलेक्टिन क्या है? एक हार्मोन है जिससे जो है मिल्क बनता है। ठीक है, जैसे अभी अभी डिलीवरी हुई होगी, जैसे अभी अभी पार्चुरेशन हुआ होगा, बेबी जो है बाहर आया दुनिया में। ठीक है, अब बेबी जैसे ही आया, मदर को क्या कराना है? मदर को उसको ब्रेस्ट फीड करवाना है। तो ब्रेस्ट पे फीड करवाने के लिए मदर क्या करेगी? अ, जैसे ही ब्रेस्ट फीडिंग का टाइम आएगा, 9 महीने बाद जब पार्चुरेशन होगा, बेबी की डिलीवरी होगी, उस टाइम बॉडी में प्रोलेक्टिन हार्मोन जो है रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये प्रोलेक्टिन क्या करेगा? हमारी जो हमारी मतलब फीमेल्स की जो मेमरी ग्लैंड्स है उसमें मिल्क का फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क इन फीमेल मेमरी ग्लैंड लीड्स टू प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, एंड बेबी उसी मिल्क को फीड करता है। तो ध्यान रखना, प्रेगनेंसी के दौरान जब पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी होती है, तो हमारी मेमरी ग्लैंड में, हमारी इन द सेंस फीमेल की मेमरी ग्लैंड में जो मिल्क का फॉर्मेशन है और उसकी जो ग्रोथ है वो करवाएगा प्रोलेक्टिन हार्मोन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, so what is thyroid stimulating hormone? It stimulates the synthesis and secretion of thyroid hormone from thyroid gland. Okay, wait a minute, I will check your syllabus, then I will teach you again. And please wait for it. Okay, so now we start again the topic thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone क्या करता है? स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन फ्रॉम थायराइड ग्लैंड। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जैसे ग्रोथ हार्मोन का मैंने एग्जांपल दिया था कि एक तो बहुत छोटी हाइट का रह जाता है, एक बहुत लंबी हाइट का रह जाता है। मेरे पास दोनों एग्जांपल है, मेरे दोनों दोस्त है, एक छोटी हाइट का है और एक लंबा जम्बा है। ठीक है, तो दोनों एग्जांपल है, और एक छोटा एग्जांपल तो अभी मुझे देख भी रहा है बैकग्राउंड से। ठीक है, तो बात करें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा? ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। देखो नाम क्या लग रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब ऐसा हार्मोन जो कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करे। और थायराइड ग्लैंड अगर स्टिमुलेट हो गई तो थायराइड ग्लैंड जो है थायरोक्सिन निकालती है। एक बार मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। देखो हुआ क्या, ये मेरी थायराइड ग्लैंड है। ठीक है, ये काम तभी करेगी जब इसके पास थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आएगा। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कौन सिक्रेट कर रहा है? हमारी पिट्यूटरी सिक्रेट कर रही है। कौन सिक्रेट कर रही है? हमारी पिट्यूटरी सिक्रेट कर रही है। ये मान लो मैंने पी से बना दी पिट्यूटरी, ये पिट्यूटरी ने स्टिमुलेशन दिया, छोड़ा इसने कौन सा हार्मोन? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेरे थायराइड ग्लैंड के पास आया और बोला बेटा थायरोक्सिन बनाना शुरू कर। अब बेचारी मेरी थायराइड ग्लैंड, इतना बड़ा ऑर्डर आया, थायरोक्सिन बनाएगी। जैसे ही थायरोक्सिन बनना बॉडी में शुरू हुआ, तो थायरोक्सिन जो है मेटाबॉलिज्म भी फास्ट करवाता है, बीएमआर भी फास्ट करवाता है। ठीक है, तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करता है? सिंथेसिस और सिक्रीशन बढ़ा देता है थायराइड ग्लैंड से थायराइड हार्मोन की। कौन सा थायराइड हार्मोन होता है? उसका नाम होता है थायरोक्सिन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एसीटीएच। व्हाट इज एसीटीएच? एसीटीएच इज adrenocorticoid corticotropic hormone. It stimulates synthesis and secretion of steroid hormone called glucocorticoid from adrenal cortex. Adrenal cortex से glucocorticoid बनाने का काम है ACTH का। कौन बनवाता है? ACTH बनवाता है। ये ACTH एड्रिनल कोर्टेक्स के पास जाता है और बोलता है कि भैया फटाफट ग्लूकोकोर्टिकोइड बना, क्योंकि ऑर्डर आया है पिट्यूटरी से। पिट्यूटरी को भी किससे ऑर्डर आया? हाइपोथैलेमस से। सब इंटरकनेक्टेड है। हाइपोथैलेमस मास्टर और मास्टर ग्लैंड, pituitary master gland. Hypothalamus send a signal to pituitary, and pituitary stimulating hormone to various type of glands such as thyroid gland, such as adrenal cortex, to release a particular protein or hormone. Okay. Now next is luteinizing hormone, और इसको मैं बहुत डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ, आपको ध्यान से सुनो। देखो इधर, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जिसको हम बोलते हैं LH। ओके, तो अब मैं इसको रिलेट करने वाला हूँ प्रेगनेंसी से, बच्चा कैसे होगा उससे मैं रिलेट करने वाला हूँ LH को। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ओके, होता क्या है, जैसे हर ओवेरी जो है, ये जैसे मान लो ओवेरी है,
और ओवरी जो है एग रिलीज करती है 28 डेज में। जैसे ही ओवरी ने एग रिलीज किया, ठीक है, यहाँ पर होते हैं फिमरिया फीमेल में। ये फिमरिया एग को कैच करके फेलोपियन ट्यूब में डाल देते हैं। ठीक है बेटा, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे डाल देते हैं। अब यहाँ पे सीलिया होते हैं, तो ये एग जैसे ही यहाँ पर आता है, ये सीलिया इसको आगे बढ़ाते हैं और यूटेरस के पास लाने की कोशिश करते हैं जहां पर ये अटैच होगा। पर ये अटैच तभी होगा जब स्पर्म आके इसको फर्टिलाइज करे। ठीक है, ये कहानी है। देखो वापस सुनो। ओवरी जो है 28 डेज में एक एग रिलीज कर रही है। अब जैसे ही एग आया तो फिमरिया क्या करते हैं, उसको कैच कर लेते हैं ऐसे करके। फिमरिया ने कैच कर लिया एग को, ये एग आया, फिमरिया ने कैच कर लिया, कैच करके इसको डाल दिया एग को फेलोपियन ट्यूब में। मान लो ये एग है और ये है फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, इस फेलोपियन ट्यूब में छोटे छोटे, ये मान लो ये जो है सीलिया है। ठीक है, ये क्या है, सीलिया। ये सीलिया इस एग को आगे बढ़ाते हैं इस तरह से। ठीक है, और स्पर्म का इंतजार होता है कि भैया स्पर्म आएगा, फर्टिलाइज होगा, है वही दूल्हा दुल्हन वाली बात है, शादी होगी, वही वाला कंसेप्ट लगा लो। ठीक, अब यहाँ पर जो एग रिलीज हो रहा है वो कौन कर रहा है? देखो 28 डेज में जादू तो होगा नहीं कि ओवरी अपने आप एग रिलीज कर दे, खुल जा सिम से, ऐसा तो कुछ होने वाला है नहीं। यहाँ पर क्या होता है, हर 14 दिन में एलएच सर्ज होता है। एलएच सर्ज का मतलब होता है, एलएच सर्ज का मतलब होता है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का 10 गुना बढ़ना। ठीक है, एलएच सर्ज होना मतलब यूटिलाइजिंग हार्मोन का 10 गुना बढ़ना। सर्ज का मतलब होता है 10 गुना बढ़ना, और जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन 10 गुना बढ़ जाएगा तो एक को धक्का लगेगा, और जैसे ही एक को धक्का लगेगा वो ओवेरी से बाहर आएगा, और जैसे ही वो ओवेरी से बाहर आया फिमरिया जो है उसे कैच कर लेगा। तो ये सारी कहानी मैंने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के लिए बताई कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ओव्यूलेशन करवाता है, क्योंकि ओवेरी से जब अंडा बाहर आता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन। तो व्हाट इज ओव्यूलेशन? इट इज द प्रोसेस इन विच ओवेरी रिलीज एग। ठीक है, हर 28 डेज में एक एग रिलीज होता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज ओव्यूलेशन, एंड दिस ओव्यूलेशन इज स्टिमुलेटेड बाय ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट्स शॉर्ट व्हिच we call it LH. Okay, now next is follicle stimulating hormone. So what is follicle, what is stimulating? यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे ये ओवेरी है, ठीक है, ओके। अब इस ओवेरी में क्या है, छोटे छोटे फॉलिकल्स, स्मॉल स्मॉल फॉलिकल्स। यही फॉलिकल आगे जाके अंडे बनेंगे, ओके, ग्रो करेंगे, डिवाइड करेंगे, अंडे बनेंगे, एग बनेंगे। एग को हम क्या बोलेंगे, हमारे एग को हम बोलते हैं सेकेंडरी oocyte। देखो ये मैं बहुत हाई लेवल की नॉलेज दे रहा हूँ आपको, एग वाली तो छोड़ो, आप क्लास 12th में पढ़ना। पर जो छोटे छोटे फॉलिकल बनते हैं ओवेरी में, अब इस हार्मोन का नाम क्या है, फॉलिकल को स्टिमुलेट करने वाला हार्मोन। ठीक है, तो क्या होता है कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है कई बार कम रिलीज होता है। ठीक है, तो हमारे फॉलिकल जो है, मतलब हमारे मतलब फीमेल के, ठीक है, यहाँ फीमेल की बात चल रही है, ऐसा नहीं कि मेल के अंदर कुछ हो रहा है, फीमेल की बात चल रही है। देखो, तो फीमेल के अंदर जो फॉलिकल होते हैं ना ओवेरी में, वो डेवलप ही नहीं हो पाते कई बार। लाखों फॉलिकल तो तड़प तड़प के मर जाते हैं, क्योंकि फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्यूबर्टी के टाइम रिलीज होता है। प्यूबर्टी का मतलब होता है कि बच्चा पैदा हो गया, लड़की पैदा हो गई, उसके बाद 14 साल हो गए, 14 साल में तो कितने फॉलिकल मर जाएंगे। ठीक है, तो प्यूबर्टी के टाइम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, और उस दौरान क्या होता है, फॉलिकल जो है ग्रो होता है। मेल में भी वो होता है, मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस जो होता है ना, वो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करवाता है। ठीक है, और फीमेल में ओवेरियन जो होती है ना, ओवेरी में जो एग वेग डेवलप होते हैं, वो ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ही करवाता है। तो ये सारे आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंडर में आते हैं। एंटीरियर में, एंटीरियर में प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग, एडिनोकोर्टिकोइड, ल्यूटिनाइजिंग, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग एंड दैट इज ग्रोथ हार्मोन। तो ये सारे जो है आपके एंटीरियर पिट्यूटरी के अंडर में आते हैं, क्योंकि पोस्टीरियर में तो दो ही है, ऑक्सीटोसिन, एडीएच, और मिडिल में एम से मिडिल, एम से एमएसएच, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ओके, नाउ यहाँ पे आपको दे रखा है, देखो न्यूरोहाइपोफाइसिस में, न्यूरोहाइपोफाइसिस मतलब पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मतलब ठीक है, और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में यहाँ पे दो दे रखे हैं, ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन को हम बोलते हैं एडीएच। और ये आपको सारा मैंने बता दिया। ये आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड हो गई है, यहाँ डायग्राम दे रखा है, देख लीजिए। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप बताइए, फिर आगे चलते। ओके ओके, वेट अ मिनट, तो मुझे कमेंट्स रिसीव हो रहे हैं, मैं एक बार देख लेता हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं अपन।
minutes. Now we move again and we move for पिट्यूटरी के बाद क्या है, पीनियल ग्लैंड. पीनियल देखेंगे, थायराइड देखेंगे, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल. आज के लिए इतना ही देखेंगे. नाउ वी स्टार्ट पीनियल ग्लैंड. पीनियल ग्लैंड जो है आपको लोकेटेड होती है डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन में पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होती है. ये सिक्रेट करती है मेलाटोनिन. मेलाटोनिन सिक्रेट करती है पीनियल ग्लैंड, जो कि आपके 24 आवर रिदम को मेंटेन करती है. पीनियल ग्लैंड, सबसे पहली बात, पीनियल ग्लैंड मिलती कहाँ है? सबसे पहले आप लिखोगे डोर्सल साइड ऑफ फोरब्रेन. ओके. दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्या लिखना है कि पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन निकालती है. इसमें जितना ज्यादा मेलाटोनिन वो उतनी ही ज्यादा डार्क स्किन होती है उसकी. थर्ड, मेलाटोनिन निकालती है. थर्ड पॉइंट क्या है, 24 आवर रिदम हमारा मेंटेन जो होता है वो पीनियल ग्लैंड करती है. कब सो रहे हैं, कब खा रहे हैं, कब जाग रहे हैं, कब पी रहे हैं. ये जो 24 आवर का हमारा स्लीप वेक साइकिल है, ये पीनियल ग्लैंड जो है स्लीप वेक साइकिल की बात कर रहा हूँ. और मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है बेस्ट एग्जांपल है 24 आवर रिदम का. मतलब ये हर 28 डेज में हो रही है मेंस्ट्रुअल साइकिल. तो होता है किसी में डिले हो जाए, किसी में जल्दी आ जाए, पर काफी में ज्यादातर जनरली एक लिमिटेड टाइम होता है इसका साइकिल का, 28 डेज ही होता है. तो वो भी एक बेहतरीन एग्जांपल है पिनियल ग्लैंड का कि हाँ, पिनियल ग्लैंड जैसे 24 आवर रिदम मेंटेन कर रही है, तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज द बेस्ट एग्जांपल. ओके. हमारा पिगमेंटेशन, हम काले गोरे, वो मेलाटोनिन निकल रहा है तो पता लग ही रहा है. ठीक है. तो pineal gland is responsible for secretion of melatonin. Pineal gland is responsible for 24 hour rhythm cycle. Pineal gland is responsible for menstruation cycle. And pineal gland से ही कहाँ लोकेटेड होती है, डोर्सल साइड. Now we moved on thyroid gland. Thyroid gland के पास दो लोब होते हैं. ठीक है. Thyroid gland has two lobe either side of trachea interconnected by isthmus connected. ठीक है. Composed of follicle and stomach tissue. जो हमारी thyroid gland है वो follicle से मिलती है, छोटे छोटे follicle से इनसे मिलके बनी है, से मिलकर बना रही है हमारी थायराइड ग्लैंड. फॉलिकुलर सेल सिंथेसाइज थायरोक्सिन T4 एंड T3. ठीक है. आयोडीन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड. अब आयोडीन कहाँ से मिलेगा आपको? नमक से मिलेगा. तो आयोडीन जो है बहुत जरूरी है ताकि आपका थायराइड जो है सही से काम करे. तो जब आयोडीन अपन लेते हैं, आयोडीन का इंटेक अपन लेते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, थायराइड ग्लैंड जो है अच्छे से फंक्शन करेगी. पर अगर किसी ने नमक कम खाया या ऐसी चीज कम खाई जिससे आयोडीन आए बॉडी में और आयोडीन की कमी हो गई किसी में, तो आयोडीन की कमी होने में एक बीमारी हो जाती है जिसे कहते हैं, ओके, तो गोइटर डिजीज हो जाती है जब आयोडीन की कमी हो जाती है. यहाँ देखो नीचे लिखा हुआ है गोइटर क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म. हाइपो मतलब कम. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, थायराइड ग्लैंड जो है एनलार्ज हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म. और इसकी वजह से, हाइपोथायरॉयडिज्म होने की वजह से आपको मेंटल रिटार्डेशन भी आ सकता है, पागलपन के दौरे पड़ जाएंगे और स्टंट ग्रोथ हो सकती है बेबी में प्रेगनेंसी के दौरान. तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जो आयोडीन लेवल है वो मेंटेन रखना है, कम नहीं होने देना, ज्यादा भी नहीं होने वाला. क्योंकि ज्यादा किस कारण से होता है, देखो एक तो कैंसर से हो रहा है या फिर आपके थायराइड नोड्यूल ही डेवलप नहीं हो रहा, आप आयोडीन खाए जा रहे हो. ठीक है. इफेक्ट बॉडी फिजियोलॉजी, एबनॉर्मल हाई लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन सिंथेसिस. तो देखो, अगर ज्यादा आयोडीन खाओगे तो ज्यादा थायरोक्सिन बनेगा, वो भी दिक्कत है. कम खाओगे तो गोइटर बीमारी हो जाएगी, जिसमें भी दिक्कत है, मेंटल रिटार्डेशन हो सकता है इंसान. तो थायराइड ग्लैंड जो है मेंटेन होना है बहुत जरूरी है. ठीक है. अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे यहाँ पे थायराइड ग्लैंड की. अगर मैं बात कर रहा था तो थायराइड ग्लैंड से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ कि जो थायराइड ग्लैंड है वो सिक्रेट करती है प्रोटीन जिसका नाम है थायरोकैल्सिटोनिन. ठीक है. ये ब्लड कैल्शियम लेवल को मेंटेन करती है. अब ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है. थायरोक्लेसिटोनिन की मैं बात करता हूँ. ठीक है. तो जैसे मान लो ये मेरी बोन है, एक सेकेंड, ये बोन कम लग रही है पर हाँ ठीक है, मान लिया ये बोन है. ठीक है. अब इस बोन में कैल्शियम ही कैल्शियम होंगे क्योंकि बोन जो है कैल्शियम की बनी होती है. ठीक है. और ये हमारी ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड फ्लो हो रहा है. ठीक है. ये यहाँ पर क्या है, ब्लड. अब होता क्या है, ये थायरोकैल्सिटोनिन जिसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ टीसीटी, ये टीसीटी क्या करता है, मेरी बोन से कैल्शियम चुरा कर ब्लड में डालता है. ठीक है. ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है. और अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ रहा है तो कहाँ से कम हो रहा है, बोन में. तो ये बोन में कैल्शियम को कम करता है
और ब्लड में कैल्शियम को बढ़ाता है। कौन? टीसीटी। ध्यान रखना, तो टीसीटी का क्या काम हो गया कि बोन में तो बी से मतलब बोन में तो कैल्शियम को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। और हमारा जो ब्लड स्ट्रीम है वहां पर कैल्शियम को क्या कर रहा है? ये बढ़ा रहा है। कौन? टीसीटी। तो इसी का एक अपोजिट हार्मोन भी रिलीज होता है, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, हो सके इसी में बता दूं। पर अभी आपको इतना याद रखना है कि थायरोकैल्सिटोनिन इज अ हार्मोन जो कि ब्लड में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है और बोन में कैल्शियम के लेवल को कम करता है। इट डिक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बोन एंड इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द ब्लड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पैराथायरॉइड ग्लैंड आपको दिखा रखी है, थायराइड भी आपको दिखा रखा है, स्क्रीनशॉट ले लेना या ये नोट डाउन कर लेना। अब देखिए ये जो है थायराइड, ये जो है ट्रेकिया, ट्रेकिया को हम बोलते हैं विंड पाइप, हमारा हवा वाला जो मैं सांस ले रहा हूँ, ये विंड पाइप है। ठीक है, ये हमारा वोकल कोड है, वोकल कोड जिससे मैं बात कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ। और थायराइड के जस्ट पीछे चार पैराथायराइड, एक, दो, तीन, चार। थायराइड के जस्ट पीछे चार पैराथायराइड। तो ये डायग्रामेटिक व्यू है, पोजीशन ऑफ थायराइड वर्सेस पैराथायराइड। ए में आपको थायराइड दिखा रखी है, बी में डोर्सल साइड दिखा रखी है पैराथायराइड। नाउ पैराथायराइड ग्लैंड जो है पीटीएच निकालती है। तो देखो अब एक कंपैरिजन में आपको बता, कोई बता, तो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा था कंपैरिजन, मैंने आपको इतना सा बताया था, जो टीसीटी है मैंने आपको बताया था अभी कि जो ये टीसीटी है ये बोन में, ये बोन में से कैल्शियम को ले जाता है। वेट अ मिनट, आई हैव टू कनेक्ट माय पीसी, फिर आपको मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज द रोल। ये तक समझ में आ गया आपको कि थायरोकैल्सिटोनिन का काम क्या है? थायरोकैल्सिटोनिन का काम इतना सा है कि ये क्या करता है, वी अगेन रिकनेक्ट। थायरोकैल्सिटोनिन का क्या काम है कि ये बोन में से कैल्शियम को कम करता है और ये ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम को बढ़ाता है। ये जो ब्लड स्ट्रीम है में कैल्शियम के लेवल को बढ़ाने का काम किसका होता है? थायरोकैल्सिटोनिन का। और कैसे बढ़ाता है? बोन में से कम करके। एक और हार्मोन आता है पैराथायरॉयड। ये पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? ब्लड में कैल्शियम को कम करता है। ये उल्टा काम है, ये ब्लड में कैल्शियम को कम करता है और बोन में बढ़ाता है, बोन में बढ़ाता है। तो दोनों अलग अलग भाई हैं, एक अपना पैराथायरॉयड भाई है जो कि कैल्शियम ब्लड में कम करता है, और एक अपना टीसीटी भाई है जो कि कैल्शियम ब्लड में बढ़ाता है। दोनों का काम अपोजिट है। ठीक है, तो ऐसे बोल सकता हूँ मैं कि टीसीटी और पैराथायरॉयड ये दोनों एंटागोनिस्ट है एक दूसरे के, दोनों का काम अलग अलग है, पर दोनों का लेवल जो है मेंटेन होना पड़ेगा। क्योंकि अगर मान लो टीसीटी का बढ़ गया तो हमारी बोन के फ्रैक्चर के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि बोन से कैल्शियम गायब होता जाएगा अगर टीसीटी बढ़ गया। और अगर पैराथायरॉयड बढ़ गया तो ब्लड में कैल्शियम कम हो जाएगा, फिर मसल कॉन्ट्रिक्शन में दिक्कत, बहुत दिक्कत आएगी, हर चीज में दिक्कत आएगी। तो दोनों का मेंटेन होना बहुत जरूरी है। तो यहीं पे वो बात की गई है कि पैराथायरॉयड ग्लैंड के बारे में बताया था मैं। ठीक है, तो पैराथायरॉयड ग्लैंड में हमने क्या बताया है यहाँ पे, प्रेजेंट ऑन बैक साइड ऑफ थायरॉयड ग्लैंड, ईच लोब ऑफ थायरॉयड ग्लैंड हैज वन पेयर। ठीक है, बैक साइड मिलेगी थायरॉयड ग्लैंड की, सीक्रेट करेगी पेप्टाइड हार्मोन जिसे हम कहेंगे पैराथायरॉयड हार्मोन, व्हिच इंक्रीज कैल्शियम लेवल इन ब्लड। तो देखो यहाँ पे बता दिया कि ये क्या करेगा, ब्लड में कैल्शियम के सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन कॉल्ड पैराथायरॉयड हार्मोन, पीसीटी। ओके, रेगुलर ब्लड कैल्शियम। Now, PTH stimulate bone reabsorption and reabsorption of calcium from blood. देखो ये क्या करेगा, रीअब्सॉर्ब करेगा ब्लड में से कैल्शियम को, और ये क्या करा लेगा, ये आपको डालेगा बोन में। ठीक है, वही मैंने आपको यहाँ पे बोला पैराथायरॉयड में कि ब्लड में से कम करेगा ये और बोन में डालेगा। और कहाँ से कम करेगा? ब्लड के अलावा ये रीनल ट्यूब्यूल से भी कैल्शियम, एक तो ब्लड से लेगा, रीनल ट्यूब्यूल से लेगा, अल्टीमेटली ये देगा किसको? बोन को। ये पैराथायरॉयड है। और टीसीटी क्या कर रहा था? वो ब्लड में बढ़ा रहा था, और पैराथायरॉयड क्या कर रहा है? ये ब्लड में कम कर रहा है। नाउ नेक्स्ट ग्लैंड इज थाइमस ग्लैंड। बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, अपने आप में अलग से पूछी जाने वाली ग्लैंड है, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट। और चैप्टर नंबर तो मुझे कंफर्म नहीं है, 8 या 7, पर क्लास 12th में जब आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज पढ़ोगे तो वहां पर ये थाइमस ग्लैंड वापस आपको रिपीट करनी है, क्योंकि थाइमस ग्लैंड का इम्यूनिटी से काफी बड़ा रोल है। ठीक है, तो आज हम देखें क्या थाइमस को। हाँ जी, हम थाइमस देख लेते हैं, फिर एड्रिनल नेक्स्ट लेक्चर से देखें। ओके।
तो थाइमस ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। लोकेटेड इन डोर्सल साइड ऑफ हार्ट एंड एओर्टा। हमारे हार्ट के डोर्सल साइड में थाइमस ग्लैंड होती है। सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन को थाइमोसिन, जैसे ये थाइमस ग्लैंड, ये एक हार्मोन सीक्रेट करती है जिसका नाम है थाइमोसिन। सीक्रेट पेप्टाइड हार्मोन को थाइमोसिन विच प्ले डिफरेंशियल रोल इन टी लिम्फोसाइट। ये थाइमोसिन क्या करता है, टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। टी लिम्फोसाइट सुना होगा ना, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। तो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ये टी लिम्फोसाइट जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको प्रोवाइड करते हैं। तो थाइमस ग्लैंड जो है थाइमोसिन सीक्रेट करता है। ये थाइमोसिन टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन या फिर बोल लो टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में काम आता है। और ये टी लिम्फोसाइट जो है आपको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। थाइमोसिन ऑल्सो प्रोड्यूस एंटीबॉडी प्रोवाइड ह्यूमरल रिस्पॉन्स। थाइमोसिन जो है एंटीबॉडी भी प्रोड्यूस करता है और आपको ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी मतलब ब्लड की इम्यूनिटी, ह्यूमरल मतलब ब्लड से। इम्यूनिटी ऑफ ओल्ड पीपल यूजुअली बिकम वीक। आप देख सकते हैं जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी जो है काफी कम हो जाती है। तो बूढ़े लोगों की इम्यूनिटी कम क्यों होती है, क्योंकि बूढ़े लोगों में जो थाइमस ग्लैंड है जो कि इम्यूनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल है, तो ये थाइमस ग्लैंड जो है डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है बूढ़ों में। तो बूढ़े लोगों में ये थाइमस ग्लैंड जो है डी जनरेट होना स्टार्ट हो जाती है। दैट्स व्हाई जो बूढ़े लोग हैं उसमें इम्यूनिटी कम है। ठीक है, तो ये थाइमस ग्लैंड के बारे में है। और काफी है, इतना इतने पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। तो हमने देखा थाइमस, पैराथायरॉइड, ठीक है, पीनियल, थायराइड एंड different type of hormone, oxytocin, vasopressin, follicle stimulating, luteinizing, adrenocorticoid hormone, thyroid stimulating, prolactin and growth hormone, pituitary gland, endocrine gland hormone, hypothalamus and diagram। तो ये था पार्ट 1 चैप्टर नंबर 22 केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में हम कंटिन्यू करेंगे और चैप्टर को एंड करेंगे। फिर जो उसके बाद लेक्चर आएगा उस लेक्चर में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना और चैप्टर का भी एंड कर देंगे। आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए ट्रायो सीरीज के साथ, बने रहिए, जुड़े रहिए एजुकेशन के साथ और शुभम गुप्ता के साथ, या फिर आप बोल लो एजुकेशन। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।